ऑफ यस सस्पेंशन। सर। सही दिख रहा है सर। हाँ, ये आज का टॉपिक ऐसे ही दूसरा सही है, है सर। इफेक्ट्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? व्हाट इज सस्पेंशन? साथी लोग बताएंगे सस्पेंशन क्या मेजर पेनल्टी है कि माइनर पेनल्टी है कि पेनल्टी नहीं है। सर पेनाल्टी नहीं है पेनल्टी सर, नहीं है सर। पेनाल्टी नहीं है सर। Suspension is not a penalty. In general terms, it could be defined that suspension is an administrative action against a government servant. ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ फॉर एन एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट। अगर वो गलत बिहेव करता है तो उस स्थिति में, अब पाठक जी भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे भाई, क्यों नहीं हो पा रहे? सारे तो हो रहे भाई। सर ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हो रहा है सर। हाँ सर, वही ना, मैं खुद, ऑटोमेटिक हो रहा है, फिर भी मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि सर हम ज्वाइन नहीं हो क्योंकि पा मैं रहे। खुद ज्वाइन भी हो गया है। चलिए कोई नहीं। सो इन जनरल टर्म्स it could be defined that suspension is an administrative action against a government servant for an act of misconduct, delinquency, to keep him off from the office and the duties. जब कभी एखादा उत्पाती उपद्रवी तत्व, मतलब जिसको अगर वो ऑफिस में रहेगा तो ऑफिस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसको ड्यूटी से दूर रखने के लिए, ऑफिस से दूर रखने के लिए, जब तक कि उस पर एक फाइनल एक्शन टेकन नहीं हो जाती, टिल अ फाइनल एक्शन इज टेकन अगेंस्ट हिम, तब तक के लिए वो सस्पेंड कहलाता है। सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। सस्पेंशन ये पेनाल्टी नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। इसमें बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस से दूर रखने के लिए सस्पेंड किया जाता है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द सस्पेंडेड एम्प्लॉय ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान आपका हेडक्वार्टर, नॉर्मली द लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी विल बी द हेडक्वार्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान आपका जो भी लास्ट हेडक्वार्टर है, लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी जो है, जहाँ पे आप अंत में काम कर रहे थे, जहाँ आपको सस्पेंड किया गया, वही आपका हेडक्वार्टर होता है नॉर्मली। सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन नॉट लीव द स्टेशन विदाउट परमिशन। सस्पेंडेड एम्प्लॉय बिना परमिशन के कैंपस नहीं छोड़ सकता। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन नॉट लीव द स्टेशन विदाउट परमिशन। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन चेंज द हेडक्वार्टर इन पब्लिक इंटरेस्ट। पर अगर आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगा कि ये बंदा जहाँ पे लास्ट वर्किंग स्टेशन पे, जहाँ पे इसको सस्पेंड हुआ है, अगर ये वहाँ पे ही रहेगा तो और तकलीफ देगा, तो वो चाहे तो आपका हेडक्वार्टर चेंज कर सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट, ये एक शब्द बड़ा मीठा है, इन पब्लिक इंटरेस्ट। देन exceptional cases, the request of the suspended official for change of headquarter could also be considered if it does not involve extra expenditure and does not hamper investigation or disciplinary proceeding। और कुछ स्थितियों में अगर एम्प्लॉय खुद कहता है कि भैया मेरा हेडक्वार्टर चेंज कर दो, और उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लग रहा होगा और डिसिप्लिनरी एक्शन हैम्पर नहीं हो रही होगी, तो उस स्थिति में भी उसका हेडक्वार्टर चेंज किया जा सकता है। लीव ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन में नो लीव कुड बी ग्रांटेड no leave could be granted to a government servant। गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन के दौरान कोई भी लीव ग्रांट नहीं होती। अंडर सस्पेंशन नो लीव कुड बी ग्रांटेड। ये FR 55 FRSR पार्ट 1 के जनरल रूल में आता है। देन देयर कम हेलो हाँ जी, सुभाष सर, हाँ जी, जैसे आप बता रहे हैं कि सस्पेंशन के दौरान कोई भी लीव ग्रांटेड नहीं होगी, हाँ और अगर मान लो इस कंडीशन में वो मेडिकल या मतलब हॉस्पिटलाइज हो गया,
तो उसके कंडीशन में क्या किया जाए? सर वो एक्सेप्शनल केसेस हो गई, वहाँ पे एचओडी को राइट दिए हैं, जो हेडक्वार्टर में वो है, वो हेडक्वार्टर की व्यक्ति उसके बारे में सोच सकती है, वो अलग केस हो गई सर। जनरल बात हो रही है, हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अगर उसकी स्थिति खराब हो जाती है या फैमिली में कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उस स्थिति में तो उसको छुट्टी देनी पड़ेगी ना, वो अलग चीज हो गई। ठीक है। देन एंटाइटलमेंट ऑफ पे ड्यूरिंग द सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान एंटाइटलमेंट क्या पे का। सस्पेंडेड एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल फॉर पे ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान उसको पे नहीं मिलता। अ सस्पेंडेड एम्प्लॉय इज एंटाइटल टू द सबसिस्टेंस अलाउंस, बस उसको सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता है ओनली फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। गुजारा भत्ता जिसको हम कहते हैं वो मिलता है उसको सस्पेंशन के दौरान। अंडर FR 53 द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी एंटाइटल फॉर सबसिस्टेंस अलाउंस इक्वल टू लीव सैलरी ऑफ हाफ पे लीव फॉर द फर्स्ट 90 डेज टू हिज सस्पेंशन। उसकी हाफ पे जो भी लीव सैलरी बनती होगी, आधी 50%, उतने सैलरी के लिए वो इंटाइटल होता है पहले 90 दिनों तक। और उसमें भी सबसिस्टेंस अलाउ इज पेड टू अ सस्पेंडेड एम्प्लॉय ऑन प्रोडक्शन ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट सेल्फ सर्टिफाइड एवरी मंथ। उसको हर महीने खुद के सेल्फ सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि भाई साहब मैं कहीं पे भी काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को घर चलाने के लिए आधी तो सैलरी दो। तो जो भी उसकी लीव सैलरी होती है हाफ पे, वो उसको मिलेगी ड्यूरिंग सस्पेंशन। क्लियर है यहाँ तक? अब 90 दिनों के बाद 3 महीने तक उसको आपने आधी सैलरी दे दी, पर फिर अगर लगा द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज टू रिव्यू द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स, वो रिव्यू करेंगे उसके सस्पेंशन को एंड टू डिसाइड वेदर द सबसिस्टेंस अलाउंस इज टू बी इंक्रीज और डिक्रीज। वो सबसिस्टेंस अलाउ को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ये डिसाइड करने का काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है। वो चाहे तो इंक्रीज अप टू 50% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट इफ द सस्पेंशन हैज़ नॉट बीन प्रोलॉन्ग ड्यू टू रीजन एट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के वजह से डिले नहीं हो रहा होगा तो ऐसी स्थिति में 50% तक उसका सबसिस्टेंस अलाउंस को बढ़ाया जा सकता है। हाँ मनीष सर बोलिए। सर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा इस केस में? सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिन्होंने आपको सस्पेंड किया रहता है, मतलब वो व्यक्ति को, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी AC DC ओके सर, ओके। बाय द ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर अ पर्सन में व्हाट वी से दैट सस्पेंडेड। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो उनको अगर सर हाँ सर मेरा क्वेश्चन है, मैं अरविंद पांडे बोल रहा हूँ कि जनरली हम लोग जो जानते हैं, क्या वो सही है कि सस्पेंशन के दौरान बंदे से कोई काम नहीं लिया जा सकता, ऐसा क्या है? सर उसको वहाँ आके बैठना होता है, उसको कोई ड्यूटी नहीं दी जाती, पर आके ड्यूटी नहीं, तब वो काम उसको काम करने काम नहीं लिया जाता। सुनिए, काम नहीं लिया जाता है, रूल है जी। पर अगर वो चाहे तो उसके क्या कहते हैं ना, उसको ससद विवेक बुद्धि, जिसको हम क्या कहेंगे सेल्फ कॉन्शियस, तो कई लोग सेल्फ कॉन्शियस के चलते सस्पेंशन में भी आके पढ़ा देते हैं, पर बाई रूल उससे काम नहीं ले सकते। जी हाँ ठीक है सर। और अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी को लगता है कि टू इंक्रीज अप टू, कि भाई उसका 50% मतलब 50% सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा है और उसके वजह से इंक्वायरी में डिले नहीं हो रहा है, उसके वजह से डिले नहीं हो रहा है, तो वो चाहे तो 50% सैंक्शन अमाउंट जो भी है उसको बढ़ा सकती है। मतलब अब उसको कितनी सैलरी मिल रही होगी? 75%। करेक्ट। To decrease up to 50% of the initial sanction amount if the delay is attributed to the government servant। इसका उल्टा भी हो सकता, अगर इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, चार्ज ऑफिसर जो है, वो तकलीफ दे रहा है, तारीख पे आता नहीं है, तकलीफ क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में उसका सबसिस्टेंस अलाउंस 50% तक कम भी किया जा सकता है। मतलब टोटल सैलरी के सिर्फ 25% ही उसको मिलेगा।
ये भी हो सकता है, ठीक है। देन in addition to subsistence allowance, DA on such amount and full HRA as admissible to him before suspension up to a period of first 3 months. Subsistence allowance पे DA जो भी है बनता होगा वो DA और फुल HRA, अगर HRA मिल रहा होगा तो। यहाँ पे हम नवोदय की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल रूल्स की बात कर रहे हैं। जैसे केवी वगैरह का अगर बंदा है तो उसको HRA मिलता है, तो समझ लो पूरा HRA मिलेगा। जो उसकी 50% सैलरी होगी उसका जो भी DA बनेगा वो DA मिलेगा। ये पहले 3 महीने तक। आफ्टर 3 months HRA कैन बी पेड ऑन सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट। 3 महीने के बाद HRA लेने के लिए एक प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसका एक फॉर्मेट है, वो उसी में देना पड़ता है। ये FR 53(1)(2) और A(1) and 2 में आता है। अब ये रिकवरी फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस में से रिकवरी काय की होती है। अगर सामने वाले को समझ लो 60,000 बेसिक है तो 30,000 सब्सिस्टेंस अलाउंस मिला और उसका DA मिलेगा, ठीक है। अब एक आधे बंदे की 60,000 बेसिक है तो उसको कितनी सैलरी हाथ में आएंगी सस्पेंशन में, कोई बताएगा? सर 30,000 45,000 उसका वो होगा, DA होगा। 45,000। 45,000 रुपये सैलरी उसके हाथ में आएगी। अब वो 45,000 में से डिडक्ट क्या क्या होगा, जो कंपलसरी डिडक्शन है, जो कि होना ही चाहिए। नंबर 1, रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन। अगर उसने कोई लोन लिया होगा तो वो उसका डिडक्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू GSLIS ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो डिडक्ट होगा। देन हाउस रेंट, नवोदय वाले हाउस रेंट अलाउंस जो भी लागू होता है वो डिडक्ट होगा। और अलाइड चार्जेस, हाउस से रिलेटेड चार्जेस है, मतलब पानी बिल है, बिजली बिल है और इनकम टैक्स है, ये सारा कंपल्सरीली डिडक्ट होगा। देन दूसरा है जो कंसेंट के साथ डिडक्ट होगा, विद द ऑफिशियल्स रिटर्न कंसेंट, उसके रिटर्न एप्लीकेशन के सर बाद। इनकम टैक्स कितना रिटर्न वो होगा डिडक्ट? पार्डन? इनकम टैक्स कितना रिटर्न होगा वो डिडक्ट होगा सर? सर यहाँ पे आप वो गलत समझ रहे हो, वैसा नहीं है। आपने एक TDS हर महीने का डिसाइड किया होगा ना, वो कटेगा? हाँ वो कटेगा। आपका हाउस रेंट ठीक है। कटेगा, उसके पानी बिजली के बिल कटेंगे, ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे कटेंगे, वो सब आ जाएगा। अब सर इसमें ठीक है। CPF का नहीं कटेगा क्या? CPF सब आगे का? बोल रहा हूँ ना, आगे बोल रहा हूँ ना, ओके देखो। ओके ओके ओके। अब ये नीचे वाले केस में विद द ऑफिशियल्स रिटर्न कंसेंट उसको लिख के देता है अगर, तो उसका PLI जो भी है, पोस्टल इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, वो बोलेगा कि भैया मेरे सैलरी से काट लो। कोऑपरेटिव स्टोर सोसाइटी का अगर कोई ड्यू होगा, नवोदय में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है पर KVS वगैरह के कोई हिस्सों में है। रिफंड ऑफ CPF एडवांस, अगर उसने CPF से एडवांस ले रखा होगा तो उसके रिफंड के बारे में भी बात चलेगी। नो डिडक्शन CPF सब्सक्रिप्शन, कोर्ट अटैचमेंट ड्यूज एंड रिकवरी ऑफ लॉस ऑफ गवर्नमेंट। CPF सब्सक्रिप्शन होगा तो उसका डिडक्शन नहीं होगा। अगर वो 10,000 रुपये CPF में भर रहा होगा तो वो नहीं कटेंगे। अगर उसको कोर्ट ने अटैचमेंट किया होगा, कोर्ट अटैचमेंट ड्यूज होगा तो वो भी नहीं कटेगा। रिकवरी जो भी लॉस हो रहा होगा गवर्नमेंट का, उसकी रिकवरी भी नहीं कटेगी। सुभाष सर, हाँ जी। ये जो इसका मतलब जो पैसा कटेगा इनकम टैक्स, वो उसके पुरानी सैलरी पे कटेगा कि ये जो पेमेंट उसका 50% हो रहा है उस पे कटेगा? भैया जो 50% हो रहा है उससे ही कटेगा ना, जो उसको मिलेगा उसमें से काटेंगे ना। मतलब उसका जो ओरिजिनल पे था मान लीजिए 90,000 है, उस हिसाब से वो मान के चलते 10% काट रहा था 9,000, हाँ। तो अभी अगर 45,000 हुआ तो 4,500 कटेगा क्या? 9,000 कटेगा। 9,000 जो पहले था उसी में, उसी। हाँ हाँ। अब डिडक्शन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अथॉरिटी, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? हाँ जी। CPF सब्सक्रिप्शन मतलब CPF में जो पैसा कटता है हम लोग का CPF, वो तो नहीं वो कटता। पैसा पूरा कटते रहेगा? नहीं कटेगा। अच्छा, नो डिडक्शन लिखा है ना सर, यहाँ देखिए।
ये सीपीएफ सब्सक्रिप्शन नहीं डिडक्ट होगा। अगर आप समझ लो 10,000 रुपये महीना सीपीएफ में भर रहे होंगे तो नहीं कटेगा सस्पेंशन के दौरान। सर एनपीएस के बारे में क्या नियम होगा इसमें? सर एनपीएस में भी उस वक्त तो नहीं कटना चाहिए मेरे नॉलेज से, पर आपका शेयर आप चाहे तो एनपीएस में दे सकते हैं। एम्प्लॉय से जो भी शेयर आएगा गवर्नमेंट का, वो जितना आएगा उतना मतलब भर- नहीं, इस ड्यूरेशन में जो एम्प्लॉयर शेयर है वो तो मिलता रहेगा ना? जैसे मान लो अगर एम्प्लॉय का सीपीएफ नहीं कटता है या एनपीएस नहीं कटता है तो जो एम्प्लॉयर का शेयर है वो तो मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा? सर एनपीएस वाले केस में जो भी हाफ आएगा आपका एनपीएस का शेयर वो मिलेगा। वो भी आगे है लिखा हुआ, देख लेते हैं हम। सीपीएफ में भी तो एम्प्लॉयर का शेयर होता होगा ना सर? सर सीपीएफ में एम्प्लॉय ही पैसे भरता है, पर वो पैसा उस वक्त अच्छा, नहीं employer काटा का- जाता, नहीं भरा जाता। ओके ओके ठीक है। जी। अब ये देख लो, डिडक्शन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अथॉरिटी, रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस। अगर जो भी रिकवरी ऑफ पेमेंट या ओवर पेमेंट हुआ होगा उसको तो डिडक्शन अथॉरिटी चाहे तो कर सकती है, अलाउंसेस की भी कर सकती है, पर उसकी एक सीलिंग रेट है 1/3 ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस। अगर उसको 45,000 सैलरी मिल रही होंगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 काट सकते। हाँ, अभी किसी साथी ने पूछा था ना, उसके लिए पॉइंट है, अ सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन नॉट बी आस्क्ड टू मार्क हिज अटेंडेंस एंड असाइन विथ एनी ड्यूटीज ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। उसको ना कोई ड्यूटी दी जा सकती है, ना उसको कोई उसका अटेंडेंस मार्क करने के लिए कहा जाएगा। क्लियर है? हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वाली स्थिति में सर अटेंडेंस मार्क करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, पर वो हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं जा सकता। सर जैसे हम लोग नवोदय वाले हैं तो क्या घर भी नहीं जा सकते? आदमी 6 महीने जैसे सस्पेंड है तो 6 महीने विद्यालय में बैठा रहेगा? हाँ जी, हाँ जी। मई जून में भी सर? अगर भैया आपका सस्पेंशन रिव्यू नहीं हुआ होगा तो मई जून में भी बैठना पड़ेगा, अथॉरिटी डिसीजन लेगी। सर फिर उसका एक बिल मिलेगा? अगर आप बाद में छूट जाते हो, सब कुछ ओके हो जाता, बहाली हो जाती है तो मिलेगा, नहीं होती है तो उसका कुछ नहीं मिलना है। लेकिन सर जब अटेंडेंस नहीं लग रही है तो ईएल कैसे बनेगा सर, जब अटेंडेंस नहीं लग रही है आपकी? भैया उसका ईएल उस दौरान का नहीं मिलेगा, वो ईओएल कह रहे हैं ना। नहीं ईएल अगर इसमें वो बंदा कैंपस में ही रहना चाहिए, उसके बाकी बहुत सारे तरीके हैं ना। वो कैंपस छोड़ के जाएगा नहीं, कैंपस में ही रहेगा सस्पेंशन के दौरान। अगर वो उसमें से बच जाता है, जो भी उस पर आरोप लगे उसमें से छूट जाता है, तो उसको सब कुछ मिल जाता है, बचा हुआ पेमेंट भी मिल जाता है। ये भी हम आगे देखेंगे है इसमें। नहीं सर, जैसे अगर मान लो मई जून में भी उसे रुकना पड़ रहा है तो मई जून के पीरियड का जो ईएल मिलता है, ईएल वो उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो देखना पड़ेगा सर, नहीं मिलेगा मेरे नॉलेज से, फिर भी देख लेते हैं। अगर वो छूट गया, बच गया तो शायद मिलना तो नहीं चाहिए, कोई ड्यूटी तो कर नहीं रहा तो मिलेगा क्यों? उनकी वैकेशन हेडक्वार्टर पे तो है वो ना पर आफ्टर द रीइंस्टॉलेशन जब वो क्या हो जाएगा, फिर से सर्विस में आएगा तो उसको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो तो सर अगर मान हेलो सर हेलो हाँ बोलिए। हेलो बोलिए सर। हाँ सर, अगर मान लीजिए कोई चुनाव ड्यूटी लगी हुई है और अगर मान लीजिए चुनाव ड्यूटी में कोई नहीं जाता तो क्या सस्पेंशन हो सकता है इसका? सस्पेंडेड एम्प्लॉय का चुनाव ड्यूटी नहीं लगेगी। नहीं, मान लीजिए अगर चुनाव ड्यूटी नहीं करता है कोई आदमी तो नहीं, चुनाव ड्यूटी उसकी डिनाई कर लगेगी देता है अगर सस्पेंड हो जाना, डिनाई करता है या मान लीजिए ट्रेनिंग नहीं अटेंड करता है। सर वो सस्पेंशन कलेक्टर साहब करेंगे सस्पेंड उस केस में। वो अलग केस हो गई, हम अभी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके सर, ओके। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में an official under suspension or facing disciplinary action can be allowed to appear for departmental exam if he is otherwise eligible। अगर वो सस्पेंड है और उस दौरान डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आती है तो उसको अलाउ किया जा सकता है। प्रमोशन could be decided after taking into account of the outcome of the disciplinary proceeding
एट द डिसीजन ऑफ द डीपीसी विल बी केप्ट अंडर सील्ड प्रोसीजर। पर अगर समझ लो उसका प्रमोशन आ गया उसी दौरान, वो सस्पेंड है, तो वो सील्ड प्रोसीजर चलाई जाती है। मतलब जब तक कि डिसीजन नहीं आता वो उसका प्रमोशन एक पैकेट में डाल के रखा जाएगा। अगर उसके खिलाफ गया तो वो सील्ड पैकेट फाड़ दिया जाएगा, अगर नहीं गया तो पैकेट में के जो भी बेनिफिट्स है उसको दे दिए जाएंगे। ठीक है। अब एलटीसी के बारे में तो आप सभी को पता होगा, द गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट अवेल एलटीसी। हाँ जी सर, सस्पेंडेड एम्प्लॉय अगर मान लीजिए छूट जाता है और उसका प्रमोशन हो जाता है, तब जब वो ज्वाइन करने जाएगा अपने ज्वाइनिंग होगी सर, जहाँ भी उसको पोस्टिंग मिल रही होगी, तो उस केस में उसका सीनियरिटी किस डेट से काउंट होगी? जिस दिन से वो ज्वाइन करेगा, या उसको वो बेनिफिट मिलेगा जब उसका लेटर आ गया था? मैडम, जिस दिन से ज्वाइन करेगा उस दिन से मिलना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। सॉरी सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। लश्करी सर, हाँ बोलिए सर। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अगर कोई बंदा वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, रिस्टार्ट कर दिया जाता है, तो उसको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो इस बीच का वो टाइम था, वो उसका लीव हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, उसको ड्यूटी मानी जाती है, सॉरी। बरोबर है। और उसके अलावा उसकी सीनियरिटी वगैरह पूरी उसी तरह से पुराने हिसाब से ली जाएगी। मान लीजिए मैं अगर आज की डेट में सस्पेंड होता हूँ और 6 महीने बाद मैं क्या होता हूँ, बहाल हो जाता हूँ, तो मेरी सीनियरिटी आज की डेट से होगी, जो पुरानी डेट से थी वही चलेगी। ऐसा नहीं है कुछ के ज्वाइनिंग के बाद से होगी। मैडम ने जो पूछा था कि अगर वो बंदा सस्पेंशन के दौरान उसका प्रमोशन हो जाता है और वो सील्ड कवर प्रोसीजर में आ जाता है, तो जब वो ज्वाइन करेगा जाके नई पोजीशन पे, तो तब से बेनिफिट मिलेंगे ना। आप समझ लो, बुरा मत मानिए, एक पीजीटी है, अभी वो सस्पेंशन में था, एलडीसी उस दौरान हो गई, उसमें वो पास हो गया, वीपी बन गया, और उसका सस्पेंशन के दौरान जो इंक्वायरी हो गई खत्म हो गया और उसमें वो छूट गया बेदाग। तो जिस दिन वो जाके वीपी ज्वाइन करेगा वहां से उसको आप बेनिफिट देंगे कि जब से वो सस्पेंड हुआ था तब से देंगे? नहीं सर, जब से वो ज्वाइन करेगा तब से मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वाले केस में। हाँ सर, इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट उसे ज्वाइनिंग की डेट से मिलेंगे, बट सीनियरिटी उसकी वही रहेगी जो उसके जस्ट जो उसका सीनियर था ना उस समय, उसके नीचे उसका सीनियरिटी नाम आएगा। हाँ वो हो जाएगा सर सीनियरिटी पर। फाइनेंशियल बेनिफिट अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल बेनिफिट उसको ज्वाइनिंग की डेट से मिलेंगे सर सारे। अब ये देखिए आगे, डेथ ऑफ सस्पेंडेड एम्प्लॉय। अगर सस्पेंडेड एम्प्लॉय की चीज मौत हो बताइए। जाती है, हाँ जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे सस्पेंशन नहीं हुआ लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है उसके खिलाफ, हाँ तो सर तो क्या डिसिप्लिनरी केस वो में भी सील्ड कवर प्रोसीजर चलाई जाती है। चलाई जाती है? मतलब सस्पेंशन जरूरी नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन है तो भी वो चलेगा? हाँ सर, उसमें भी चल सकती है। चल सकती है, चलेगा? सर वो जो होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका डिसीजन लेते हैं कि सील्ड कवर प्रोसेस चलानी कि नहीं चलानी, कि उसको रोक देना। रोक देने का क्या मीनिंग है सर? सर कभी कभी क्या होता है, प्रमोशन वाली केस में अगर समझ लीजिए उसकी डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर चल रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है कुछ, तो भी तो वैसी स्थिति में तो पहले तो उसको प्रमोशन देंगे ही नहीं। पर अगर वो एग्जाम से आया होगा तो सील्ड कवर प्रोसेस ही चलेगा उसमें। ठीक है सर। अब डेथ ऑफ सस्पेंडेड एम्प्लॉय, अगर सस्पेंडेड एम्प्लॉय की मौत हो जाती है तो डेथ अकर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी and family will be entitled to get full pay and allowances for the period less subsistence allowance already drawn। अगर सस्पेंशन के दौरान वो कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में जो भी उसने सब्सिस्टेंस अलाउंस लिया होगा उसको काट के जो भी सारे बेनिफिट्स है उसको मिलेंगे। उसके जो भी बेनिफिट्स होंगे सब्सिस्टेंस अलाउंस को काट के उसको सारे मिल जाएंगे। ठीक है। अदर इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देख लो। अ सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन फंक्शन एज डिफेंस असिस्टेंट सब्जेक्ट टू अदर रिलेवेंट कंडीशन। सस्पेंडेड एम्प्लॉय को आप डिफेंस असिस्टेंट के रूप में यूज कर सकते हो।
डिफेंस असिस्टेंस पता है कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सस्पेंशन के दौरान जैसे क्वार्टर वगैरह जैसे एनबीएस में मिला है तो छीन लिया जाएगा कि रहेगा? नहीं नहीं भाई, कैसे छीन लिया जाएगा? क्वार्टर में आपको हेडक्वार्टर में रहने के लिए बोला है तो। हाँ, पर अगर आपको दूसरा हेडक्वार्टर चेंज करके दिया तो वहां पे क्वार्टर देना कंपलसरी नहीं है। ओके। वो दूसरे हेडक्वार्टर का प्रिंसिपल आपको चाहे तो किसी के साथ भी रखवा सकता है। और चाहे तो कहे बाहर रहो, बाहर भी रख सकता है? हाँ जी, बाहर अटैच करवा सकता है आपको। नहीं, बाहर मतलब क्वार्टर लेके बाहर रहना, नहीं ऐसा नहीं, भी अलाउ कर क्वार्टर लेके सकता है? बाहर नहीं। आप समझ लो, हाँ। फॉर एग्जांपल आपका हेडक्वार्टर अभी जेएनवी पुणे है और जी आपको अटैच कर दिया जेएनवी कोल्हापुर, जी तो जेएनवी पुणे में तो आपके पास क्वार्टर है, जी। और कोल्हापुर में समझ लो वहाँ आप गए, वहाँ पे क्वार्टर नहीं है, तो वहाँ का प्रिंसिपल बोल सकता है कि भाई मैं आपको इलेक्ट्रिशियन के साथ, अभी हमारे पास एक बेड एक रूम खाली है, आप वहाँ सो लो, या आपको और कहीं पे भी जी एडजस्ट करवा देगा। जी। आपके लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, पुणे वाला क्वार्टर तो एज इट इज बना रहेगा ना? हाँ जी भाई, फैमिली सस्पेंड आप हुए, फैमिली थोड़ी सस्पेंड हुई है। ठीक सर, ठीक सर। अदर इफेक्ट्स, अ सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन फंक्शन एज डिफेंस असिस्टेंट सब्जेक्ट टू अदर रिलेवेंट कंडीशन। ये सर डिफेंस असिस्टेंट का मतलब क्या होगा? सर जैसे जब डिसिप्लिनरी किसी चार्ज ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए, उसको केस जितवाने के लिए, हाँ, कोई सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे अगर जैसे प्राइवेट वकील होते हैं और सरकारी वकील होते हैं, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो पीओ होता है वो सरकारी वकील समझ लीजिए, और डिफेंस असिस्टेंट मतलब वो क्या कहते हैं ना, कैदी का वकील या आरोपी का वकील या गुनहगार का वकील, चार्ज ऑफिसर का वकील। तो सस्पेंडेड एम्प्लॉय डिफेंस असिस्टेंट बोल के काम कर सकता है। उसके बाद में आता है रेजिग्नेशन। इन नॉर्मल केसेस इट इज नॉट करेक्ट टू एक्सेप्ट रेजिग्नेशन फ्रॉम अ डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय हु इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। नॉर्मल केस में रजिस्टर। हेलो, हाँ मैडम। हेलो सर। हाँ सर ये जो बताया था अभी आपने, डिफेंस असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकता है, तो वो अपने केस में या किसी और केस में, जैसे कोई किसी के खिलाफ? और दूसरे के केस में। ओके 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 सर। सर अपने में भी तो कर सकता है सर? हाँ सर, कर सकता है, अपने में जनरली नहीं करते हैं। आपको दूसरे की केस में अगर जाना है तो परमिशन लेके जाना पड़ेगा। आपका ऑर्डर आता है, ऑफिस ऑर्डर बनता है कि भाई आपको डिफेंस असिस्टेंट इसने अपॉइंट करने की रिक्वेस्ट की है, तो आपको सारे उसकी फैसिलिटीज़ मिलती है। उसके बाद में रेजिग्नेशन वाली केस में क्या होता है, अगर सस्पेंडेड एम्प्लॉय ने रिज़ाइन किया तो एक्सेप्ट नहीं करते जनरली नॉर्मल केस में। However, the case could be examined in the light of public interest and considered for acceptance under the following situation। पर जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो फॉलोइंग सिचुएशन में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जैसे वेयर द एलिग्ड ऑफेंस डज नॉट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, अगर वहाँ पे मॉरल टर्पिट्यूड वाली बात नहीं है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। वेयर द एविडेंसेस अवेलेबल आर नॉट इनफ टू अल्टीमेटली जस्टिफाई द प्रिजम्पशन विद द गवर्नमेंट सर्वेंट कुड बी डिसमिस, रिमूव्ड और कंपल्सरीली रिटायर्ड, या जो भी एविडेंस है उसके बदले पे, उसके बदौलत उसको रिटायर कर नहीं सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, तो ऐसे स्थिति में उसका रेजिग्नेशन ले लेंगे। वेयर द डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट आर लाइकली टू बी सो protracted and it would be cheaper for the government exchequer to accept resignation rather than lingering on with disciplinary proceeding। अगर उस पर लिंगर करते रहने के बजाय उसको लगता है कि भाई मैं रिज़ाइन कर दूँ, वो मेरे लिए फ़ायदे का रहेगा, तो उस केस में भी उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। देन रेगुलराइजेशन ऑफ सस्पेंशन पीरियड। सस्पेंशन पीरियड को कब रेगुलराइज करते हैं? द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज टू बी रेगुलेटेड। हाँ आज इतना ही रहने दीजिए सर, कल नेक्स्ट टॉपिक। सर 2 मिनट का बचा है सिर्फ। अच्छा अच्छा, ठीक सर। The period of suspension of an employee is to be regulated as under when the government servant who was placed under suspension is fully exonerated in the departmental inquiry। अगर वो departmental inquiry में एक्विट हो जाता है तो, या क्रिमिनल ट्रायल उस पर जो कोर्ट केस चल रही थी उसमें भी छूट जाता है, तो
a period of suspension is treated as wholly unjustified and the period is treated as duty for all purpose. वो उसको ड्यूटी पीरियड माना जाएगा. In that event he will be paid full pay and allowances for the period of suspension. उसको पूरी सैलरी मिलेगी, पूरे अलाउंसेस मिलेंगे, बस उसमें से सब्सिस्टेंस अलाउंस काट लिया जाएगा. When minor penalty is awarded, the period of suspension is to be treated as duty. अगर माइनर पेनाल्टी दी होगी तो उसको ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा. एंड फुल पे एंड अलाउंस इज टू बी पेड एडजस्टिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस ऑलरेडी पेड. वो सब्सिस्टेंस अलाउंस को एडजस्ट करके उसको पूरा पे कर दिया जाएगा. अब प्रोपोर्शनेट पे और अलाउंसेस जो है और सर, और यदि मेजर पेनाल्टी उसको लगी तब? सर उसमें फिर वो छूटा नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा. नहीं छूटा नहीं, उसको मेजर पेनाल्टी लगी और वो छूटा नहीं है तो क्या उसमें उसको पे वगैरह नहीं मिलेगा जो हाफ उसका कट गया था? लगी है सर, मेजर पेनाल्टी वाले में नहीं मिलेगा. व्हेन माइनर पेनाल्टी इज अवॉर्डेड द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज टू बी ट्रीटेड एज ड्यूटी. माइनर पेनाल्टी में ही सस्पेंशन को ड्यूटी माना जाता है, मेजर में नहीं. अच्छा सर. फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा, फिर भी मैं एक बार चेक करके बताऊंगा कल. जैसे मेजर पेनाल्टी में उन्होंने, जैसे सर मेजर पेनाल्टी में उन्होंने क्या किया कि जैसे उसमें था कि तीन से ज़्यादा नहीं, कम्युनिटी नहीं हो सकता है, तो मेजर में कम्युनिटी हो सकता है, उन्होंने कम्युनिटी दे दिया. तो क्या जो सस्पेंशन पीरियड था उसको भी वो ट्रीट नहीं करेंगे ड्यूटी में, वो पे वगैरह नहीं देंगे उसका बाद में? सर अगर वो छूट गया, इंक्वायरी में सब क्लियर हुआ तो मेजर पेनाल्टी ही नहीं होगी ना साहब. नहीं सर, वे मान लीजिए पार्शियली उसको मिल गया, पार्शियली तो उसको देखा गया भाई पार्शियली ये गिल्टी है और दे दिया गया, उससे पेनाल्टी दे दी गई. मेजर पेनाल्टी में कहा गया भाई कम्युनिटी इफेक्ट से तुम्हारा 3 साल का या 4 साल का तुम्हारा इंक्रीमेंट रोक दिया गया, ये कर दिया गया. तो जो सस्पेंशन के ड्यूरेशन में उसको जो हाफ ही पे मिला था, सब्सटेंस अलाउंस मिला था, तो उसका आधा जो बच गया था वो आधा बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर अगर एक्सोनरेटेड हो गया है तब तो मिलना चाहिए ना फिर उसको. बात नहीं मैडम, एक्सोनरेटेड तो मैं पेनाल्टी की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सोनरेटेड की बात नहीं कर रहा. अगर मेजर पेनल्टी लगती है तो सर वो अपनी छुट्टियों को कन्वर्ट करा सकता है वेतन में सर, जैसे ईएल है या फिर एचपीएल है उसको. हाँ मुझे एक बार चेक करने दीजिए मैडम. अगर एक्सोनरेटेड हो गया तो उसको पेनाल्टी नहीं लगेगी ना. मेजर पेनाल्टी तभी लगेगी जब वो दोषी पाया गया, तभी लगी ना. यस सर. यस सर. नहीं लेकिन जैसे मान लीजिए वो सस्पेंड हुआ और उसको जो है पे नहीं मिल रही थी उस दौरान 3 मंथ्स तक, जैसे होता है नॉर्मली, और उसको सब्सिडेंस अलाउंस मिल रहा था, तो उसकी जो बकाया जो मतलब उसका पे वो है तो मिलेगा ही मैडम, वो तो मिलेगा ही. मैं तो पेनाल्टी की बात कर रहा हूँ मैम. ये टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे, इतना सपोर्ट. ठीक है सर. ओके सर. सर सस्पेंशन के केस में सर